हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास और उसमें आज हमारी पहली क्लास है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग सारी क्लासेस शुरू करते हैं लेकिन बीच में छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि आप लोग लाइक एंड शेयर नहीं करते हैं, तो हमें अच्छा मोटिवेशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हो नहीं पाता। चलिए शुरू करेंगे फिर से उसी मोटिवेशन के साथ में। आज का पहला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3,000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजकुमार शुजा। राजकुमार शुजा कौन है? ये शाहजहां का बेटा है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेंगे। मुगल बादशाह शाहजहां के दूसरे पुत्र, जिसका नाम था राजकुमार शाह शुजा ने, टाइम पीरियड था इसका 1616 से लेकर के 1661, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए रियायत यानी कि छूट प्रदान की थी। ब्रिटिश चिकित्सक जिनका नाम था डॉक्टर बॉटन के द्वारा मुगल राजघराने की संभ्रांत महिला के असाध्य रोग का सफलतापूर्वक इलाज कराने के उपलक्ष्य में शाह शुजा के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सामान्य सीमा शुल्क के बदले में 3,000 रुपये वार्षिक प्रदान करने एवं बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति भी प्रदान की थी और इस अनुमति को निशान कहा जाता है। अगला सवाल है, 1707 में 1707 ईस्वी में औरंगजेब के देहांत के कुछ समय पूर्व औरंगजेब ने शाहू को मुक्त कर दिया। अगला है, जुल्फिकार खान ने यह मत रखा कि राज्य में शाहू की वापसी से मराठों में विभाजन हो जाएगा, जिसके कारण वे शाही राज्य क्षेत्रों में लूटमार करने में विफल होंगे। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन हमारा ठीक है, जबकि ये हमारा गलत है। ठीक है, कथन ए गलत है, कथन आर ठीक है, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के कुछ समय बाद में, देखिए इतनी छोटी सी मिस्टेक है बस, कुछ समय बाद में औरंगजेब ने शाहू को मुक्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि जुल्फिकार खां का कहना ये था, अगर हम शाहू को मुक्त कर देते हैं तो इससे मराठों में विभाजन हो जाएगा, जिसके कारण से वे शाही राज्य क्षेत्रों में लूटमार करने में विफल हो जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही भी हो, शाहू और ताराबाई के बीच में 1707 में युद्ध भी होता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में शाहू को मई 1707 में रिहा कर दिया गया। देखिए वह छोटी सी बात थी, उसकी मृत्यु के बाद में होता है। ये सलाह जुल्फिकार खान ने दी थी क्योंकि राज्य में शाहू की वापसी से मराठों का विभाजन हो जाता और वे शाही क्षेत्रों में लूटमार नहीं कर पाते। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से औरंगजेब को किस उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? उत्तराधिकारी जो थे औरंगजेब के, उसमें सबसे कम टाइम था, आप याद रखेंगे, जहांदार शाह का। ये 1712 से लेकर के 1713 था। औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह बनता है, उसके बाद में आप लोग देखिएगा जहांदार शाह। ये देखेंगे इसका कम टाइम जो था सबसे कम था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बहादुर शाह प्रथम, जिसको क्या कहा जाता है, शाह बेखबर कहा जाता था, 1707 से लेकर के 1712 में मुगल साम्राज्य का बादशाह बनता है। और बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद में जहांदार शाह, जिसका टाइम था 1712 से 13 में, सिंहासन पर बैठता है। और मोहम्मद शाह 1719 से लेकर के 1748 में ये गद्दी पर बैठता है। उस मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। इसके टाइम में ही 1739 में करनाल का युद्ध होता है और नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है, याद रखेंगे। इनका क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिएगा, आरओ में पीसीएस में इनको लगाने के लिए बहुत पूछा जाता है। अहमद शाह टाइम देखेंगे 1748 से 1754 तक शासक रहा। जहांदार शाह को अजीम उस शान के बेटे फरुख शेर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 11 फरवरी 1713 को मार दिया था। ठीक है, सैयद बंधु कौन कौन थे? हुसैन और अब्दुल्ला जो थे, ये सैयद बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं और ये राजा बनाने वाले या सम्राट बनाने वाले भी कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरओ में, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा था मरणोपरांत, मतलब किसके मरने के बाद में जहांदार शाह गद्दी पर बैठता है? अभी आपको पता चला, देखा आपने ऊपर, बहादुर शाह प्रथम के बाद में बैठता है कौन? ये अपना जहांदार शाह 1712 से 1713 में। फरुख शेर यहाँ पर नाम दिया गया, याद रखेंगे। फरुख शेर को जो है घृणित कायर भी कहा जाता था, आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फरुख शेर के फरमान में किसने सहूलियत पाई? तो फरुख शेर के फरमान से आपको पता है किसने पाई थी? बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में इन्होंने सहूलियत पाई थी। यहाँ पर देखेंगे, मुगल सम्राट है जिसका नाम है फरुख शेर, 1717 के एक फरमान के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 वार्षिक शुल्क के बदले बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। याद रखिएगा, पूछा जाता है फरुख शेर का फरमान कब जारी होता है? तो 1717 में होता है। 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क ये देंगे अंग्रेज और यहाँ पर पे बंगाल में व्यापार करना शुरू कर देंगे। साथ ही 38 गांवों को खरीदने की अनुमति और बंगाल में शाही मुद्रणालय के उपयोग की अनुमति दी। इस प्रकार प्रदान की गई रियायतों को इतिहासकारों ने अंग्रेजी व्यापार का मेग्ना कार्टा कहा है। और इस फरमान के तहत कंपनी को माल के परिवहन के लिए दस्तक किसे कहा जाता है? पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने की छूट दी गई थी? अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों को।
नेक्स्ट है उत्तरकालीन मुगल काल में सैयद बंधुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये याद रखेंगे, वे जहांदार शाह को सत्ता में लेके आए थे, नहीं, ये जहांदार शाह को नहीं लेके आए थे, अभी आप लोगों ने ऊपर देखा था फर्रुखसियर को लेके आए थे। उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया था, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, ये भी सही है। और राजा शाहू के साथ में इन्होंने समझौता किया था, ये भी सही है। लेकिन हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांदार शाह को सत्ता में लेकर आए। ये बात गलत है। यहाँ देखेंगे उत्तरकालीन मुगल काल के अब्दुल्ला खां और हुसैन अली सैयद बंधुओं के नाम से जाने जाते थे। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे अगर 11 और 12वीं की, तो उसमें साफ इनका नाम लिखा हुआ, उनके बारे में बहुत डिटेल भी दी गई है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। याद रखिएगा सैयद बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, ये सवाल आरओ में पूछा, आप लोग इसका नाम नोट कर लीजिए, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे, सम्राट निर्माता के रूप में विख्यात थे। ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजा बनाने वाले किसको कहा जाता है, तो सैयद बंधुओं को, जिनका नाम है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। इन्होंने फर्रुखसियर को जहांदार के विरुद्ध जीत दिलवाई और उसे बादशाह बनाया। फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दिया था। इस प्रकार प्रशासन की शक्ति का नियंत्रण इनके हाथों में चला गया। इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और कई जगहों से तीर्थ यात्रा कर जो थे वो हटा दिए थे। राजपूतों से इनके अच्छे संबंध थे, जाट चूड़ामन से दोस्ती कर ली और इसके बाद में इन्होंने राजा शाहू के साथ भी समझौता किया था, जिसके तहत मराठा क्षेत्र पर राजस्व का अधिकार और दक्कन के 6 प्रांतों में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार जो था राजा साहू को दे दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय प्रशिक्षण दिया था या संरक्षण दिया था, सॉरी प्रशिक्षण नहीं संरक्षण दिया था, तो इनका नाम हो जाएगा भैया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, जिनका टाइम था 1719 से लेकर के 1748, और इन्हीं के टाइम में कौन आता है, नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। 1739 में करनाल का युद्ध होता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन बनते हैं नए पैटर्न के हिसाब से, एक ही सवाल को 2-2 3 में स्टेटमेंट बनाकर पूछ लिया जाता है। आप लोगों को क्लास ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इसका देखते हैं। उर्दू साहित्य का विकास मुगल काल में हुआ और उत्तरवर्ती जो मुगल बादशाह था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, टाइम था 1719 से लेकर के 48, उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान करता है। उन्होंने शमशुद्दीन वली को अपने दरबार में बुलाकर उर्दू के विकास में संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। नादिर शाह कब आया, अभी मैंने 2-3 बार बता चुकी हूँ। 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में करनाल का युद्ध होता है। कमज़ोर मुगल सम्राट, ये बात बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव था, बिल्कुल सही है। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आक्रमणकारी सेना जो है इसका बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया, ये बात बिल्कुल गलत है। इसीलिए इसका आंसर ये सही नहीं होगा। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही नहीं है। नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ था, लूटमार करने यहाँ पर आता है। 1738 के अंतिम दिनों में वर्षों से उत्तर पश्चिम सीमा में सुरक्षा के अभाव के कारण भारत में प्रवेश करता है। जिस समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ उस समय में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का शासन था, ये बहुत कमज़ोर था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में 1739 फरवरी में करनाल का युद्ध होता है, याद रखेंगे, और इसमें मुगल सेना बुरी तरीके से हार जाती है। दिल्ली के अयोग्य मुगल शासक और गुटबाजी के कारण नादिर शाह ने दिल्ली में घुसकर भीषण कत्लेआम किया था और लूटपाट की। आक्रमणकारी नादिर शाह की सफलता का कारण भारतीय राज्य में आपसी फूट, अयोग्य नेतृत्व, आपसी द्वेष था। ये वही नादिर शाह है जो अपने साथ में तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर चला गया था। तख्ते ताउस को किसने बनवाया था, तो आप याद रखेंगे मुगल बादशाह जिसका नाम था शाहजहां। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को आलमगीर द्वितीय की उपाधि दी जाती है, तो याद रखेंगे अजीजुद्दीन, इसको ही आलमगीर द्वितीय कहा जाता है। और आलमगीर प्रथम किसे कहा जाता है बताएंगे आप लोग, औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, व्याख्या यहाँ पर देख लेंगे। जहांदार शाह के दूसरा बेटा जिसका नाम था अजीजुद्दीन ने बादशाह बनने पर आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी और इसे वजीर इमादुल मुल्क ने अहमद शाह के स्थान पर बादशाह की गद्दी पर बिठाया था। याद रखेंगे, इमादुल मुल्क किसका वजीर था, ये क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे एग्जाम में, तो याद रखेंगे आलमगीर द्वितीय जिसका अपना नाम था अजीजुद्दीन। इसने ही इमादुल मुल्क ने अहमद शाह के बाद में स्थान पर किसको गद्दी पर बिठाया था, जहांदार शाह को अहमद शाह के स्थान पर गद्दी पर बिठाया था। और इसके शासनकाल में 1754 से लेकर 59 तक ईस्वी का शासनकाल था। किसका, अहमद शाह। अपने 5 वर्ष के अल्प शासनकाल में अपने वजीर इमादुल मुल्क के साथ के हाथों का यह खिलौना बना रहा था। ठीक है, कौन, अहमद शाह। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करता है कौन, शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी
को दीवानी। देखिए यहाँ पर देखेंगे इलाहाबाद की दूसरी संधि। इससे पहले थोड़ा देखेंगे बक्सर का युद्ध होता है कब, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ये कौन है, शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम, इन तीनों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ में बक्सर का युद्ध किया और इसमें ये तीनों का जो गुट था वो हार जाता है। इसीलिए इलाहाबाद की दो संधियाँ होती हैं, याद रखेंगे, एक 12 अगस्त 1765 को और एक होती है 16 अगस्त 1765 में। अब यहाँ पर देखेंगे पहले ये वाली संधि देखिएगा, पहले 12 अगस्त 1765 के फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी और बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दीवानी प्रदान कर देते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, कौन, शाह आलम द्वितीय, और 26 लाख रुपए इसमें कंपनी देगी। इसके बदले में निजामत के लिए 53 लाख रुपए इनको मिलेंगे। क्लाइव ने सम्राट को पेंशनर बना दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा गया था, मतलब जो कंपनी के रूप में ये अंग्रेजों का कौन सा ऐसा सम्राट था जो कंपनी का पेंशनर बन गया था, तो याद रखेंगे शाह आलम द्वितीय। कंपनी की रबड़ की मोहर बन गया और सम्राट के फरमान से कंपनी के राजनीतिक लाभों को कानूनी रूप मिलता है। इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 में। इसमें शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था और जो अवध के नवाब के जो शुजाउद्दौला था, इनका इलाहाबाद और कड़ा मानिकपुर का जो जगहें थी, ज़िले थे, इनको लेकर के किसको दे दिया गया था, शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था। ठीक है, शाह आलम ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको दे दी थी, ये इसको दे दी थी कंपनी को या अंग्रेज़ों को। ठीक, अगला सवाल देखेंगे, वह कौन सा पहला मुगल सम्राट था जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना। अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, क्या नाम है, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना था। नेक्स्ट है, यहाँ चलते हैं, ये देखेंगे, शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए थे। बिल्कुल सही बात है, शाह आलम द्वितीय जब ये बना था तो अपने टाइम में, अपने समय में से बहुत टाइम तक ही राजधानी से दूर रहा था। उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहा था। बिल्कुल सही है, कथन और कारण भी सही है और उसकी ये व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ देखेंगे, व्याख्या नहीं है, यहाँ पर देखते हैं, वजीर था इसका कौन, अभी आप लोगों ने पढ़ा, इमादुल मुल्क के द्वारा आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद में अली गौहर, शाह आलम द्वितीय का नाम था अली गौहर। ये सवाल भी पूछा गया है। ये उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठता है, परंतु मुगल सम्राट इतना शक्तिहीन हो चुका था कि 12 सालों तक वो मराठों की सहायता से ही 12 वर्षों के बाद में 1772 में दिल्ली में प्रवेश करता है। जब वो शासक बनता है, मतलब सम्राट बनता है, तो उसके बाद में 12 वर्षों के बाद वो दिल्ली में प्रवेश करता है। किसकी सहायता से, मराठों की सहायता से। शाह आलम द्वितीय के दिल्ली से दूर रहने का कारण था जो रूहेला सरदार था नजीब, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। नजीब 1761 में जब पानीपत का युद्ध हुआ था 14 जनवरी को, तो नजीब ने उसकी सहायता की थी, अहमद शाह अब्दाली की। इसके पुत्र जबीता खां और पोता गुलाम कादिर का खौफ था। गुलाम कादिर ने 1788 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया था। तो अली गौहर किसका नाम है, शाह आलम द्वितीय का, और आलमगीर द्वितीय किसका नाम है, अजीजुद्दीन का। याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। साथ ही उत्तरवर्ती जो मुगल काल में उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय सदा बना रहा, जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के रूप में समय समय पर प्रकट हुआ। नादिर शाह के साथ में करनाल का युद्ध होता है 1739 में, और अहमद शाह अब्दाली के टाइम ये आता है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, किसके, मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इसमें मराठे हार जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। आप लोग जानते हैं, अकबर सेकंड। टाइम कब से कब तक था, 1806 से लेकर के 1837 तक इसका टाइम था। ठीक, मुगल बादशाह अकबर सेकंड 1806 से लेकर 1837 का टाइम था। 1830 में राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में विलियम 4 के दरबार में भेजता। ये क्वेश्चन यहाँ से बना है, उसमें ऑप्शन में विलियम 3 दिया हुआ था। याद रखेंगे, विलियम 4 के दरबार में लंदन भेजता है और यह शाह आलम द्वितीय का बेटा था और अंग्रेजों का पेंशनर था। राजा राम मोहन राय 1803 से लेकर के 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य किया था इन्होंने। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय ब्रिटिश सरकार के समक्ष मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन की अपर्याप्त राशि के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए गए थे और 27 सितंबर 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ब्रिस्टल में हुई थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और जहांदार शाह जो है, इसने मिर्जा राजा सवाई जो थे उनको किसकी, जयसिंह जो थे उनको सवाई की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था। अभी आप लोगों ने देखा था, अकबर सेकंड ने। अगला सवाल है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में बताना है। ये कौन थे और इनकी जो राज्य की सीमा मतलब क्या थी। तो आप लोग देखेंगे, जो बहादुर शाह जफ़र हैं
जिनको क्या कहा जाता है, बहादुर शाह जफर 1857 में, इनके टाइम में 1857 की क्रांति हुई थी और बाद में इनको रंगून भेज दिया गया था और ये अकबर सेकंड के पुत्र थे। ठीक, इनके बारे में देखते हैं। इनका चांदनी चौक से पालम था नहीं, दिल्ली से बिहार नहीं। जब बहादुर शाह जफर जब अपने मुगल सम्राट बनते हैं ना, काफ़ी उम्र के बाद में बनते हैं और इनको ये कहा जाता है बिना साम्राज्य के सम्राट थे। तो ये सारी बातें गलत हो जाएंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या एक कोई भी नहीं। यहाँ पर इसका देख लेंगे थोड़ा सा क्या दिया है। मुगल बादशाह जिनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर के नाम से ये बैठते हैं और ये अंतिम मुगल बादशाह थे और उसका शासनकाल जो 1837 से लेकर 1857 था। ये बिना साम्राज्य के बादशाह थे, जो मैंने बताया वही बात है, ये बिना साम्राज्य के बादशाह थे। और इनके जो उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब और इब्राहिम जोग जो थे, ये इनके दरबार में रहते थे। याद रखेंगे, इनके बारे में पूछा गया, इनके संगीत के शिक्षक कौन थे, ये किसी पीसीएस में ही पूछा गया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। याद रखेंगे मिर्ज़ा गालिब और इब्राहिम जोग इनके जो थे ये टीचर थे, कैसे, उर्दू टीचर थे। और आध्यात्मिक जो इनके निदेशक थे या आध्यात्मिक इनके शिक्षक जो थे वो हसन अस्करी थे। ये दोनों ही क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में पूछे गए थे, याद रखेंगे। उसे ईस्ट इंडिया कंपनी से 1 लाख रुपये पेंशन और 15 लाख रुपये अन्य परिसंपत्तियों के किराए पर और 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के लिए मिलता था। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इनको जो ये पेंशन मिलती है 1 लाख से कम नहीं, 1 लाख रुपये मिलती थी, याद रखिएगा। स्टेटमेंट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 का जो विद्रोह है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया था और इन्हें अंग्रेज़ों ने निर्वासित कर रंगून भेज दिया और जहाँ पर 7 नवंबर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, इधर क्या दिया है। निम्नलिखित में से बहादुर शाह जफर के बारे में कौन सा सही नहीं है। वे बिना साम्राज्य के सम्राट थे, बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया। इब्राहिम जोग और असद उल्लाह खां गालिब, गालिब जो थे मिर्ज़ा गालिब, इनका पूरा नाम था असद उल्लाह खां गालिब थे, इनके कविता के शिक्षक थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। हसन अस्करी आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। और वे 1 लाख रुपये से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन प्राप्त करते थे, ये बात गलत है। अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा 1 लाख रुपये इनको पेंशन के रूप में मिलते थे, तो हमसे पूछा क्या गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। अगला है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पहले इतिहासकार कौन थे। जो जागीर का संकट था ना, कि मुगल साम्राज्य जिसका पतन का कारण था, ये सतीश चंद्र ने ऐसा बोला था। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पहले इतिहासकार थे सतीश चंद्र। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण मनसब और जागीरदारी प्रणाली थी। मनसबदारी प्रणाली कौन शुरू करता, थोड़ा बता दीजिए आप लोग, क्योंकि उनकी दृष्टि से मुगल साम्राज्य की स्थिरता के लिए इन दोनों प्रणालियों का स्पष्ट ढंग से कार्य करते रहना आवश्यक था। तालुकदार कौन था, तालुकदार जो होते थे ये बड़े जमींदार थे उस टाइम पे, तो यहाँ पर देखें क्या दिया, हाँ सही है, एक बड़े कौन थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। तालुकदार कुलीन वर्ग के थे, जो मुगल बादशाह या मुगल शासन और ब्रिटिश शासन के दौरान बड़े भूमि के मालिक होते थे, ये वंशानुगत होते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो ये होते थे तालुकदार कैसे होते थे, वंशानुगत होते थे। तालुकदारों को करों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी और ये बड़े जमींदार होते थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगली बार देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और आप लोग आगे बताइए इसको आगे कंटिन्यू किया जाए कि नहीं। अगर आप लोगों की राय होगी, अच्छा लगेगा तभी कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।